गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास का धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट क्या है, हमें इस पूरे सब्जेक्ट में क्या करना है। हमें इस पूरे सब्जेक्ट में कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट को कंट्रोल करना है, हमें डिसीजन मेकिंग के लिए टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स बनाकर देनी है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, हमें हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है इस सब्जेक्ट के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। फिर मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में सिलेबस बताया था कि हमारा सिलेबस कितना है। टोटल 15 चैप्टर्स का हमें सिलेबस दे रखा है। पूरा पेपर जो हमें दे रखा है वो प्रैक्टिकल दे रखा है। फिर हमने बात की थी कि इसके एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, कितने डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को हम एज पर नेचर या एज पर एलिमेंट हम कॉस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड। ओवरहेड को वापस हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर मैंने आपको बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल बहुत सारे डिस्कस किए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, उसको भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट को एज पर वेरिएबिलिटी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होते हैं जो आउटपुट के सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं बट पर यूनिट सेम रहते हैं। फिक्स कॉस्ट वो होते हैं जो आउटपुट या एक्टिविटी लेवल से चेंज नहीं होते हैं और जिसका अमाउंट हमेशा फिक्स रहता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जिसका कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है और कुछ पोर्शन फिक्स होता है। उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस को फिक्स और वेरिएबल में अलग करने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है जिसमें एक कॉलम बनाते हैं यूनिट का और एक कॉलम बनाते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस का। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस इन सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट, इट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूं तो मुझे रिमेनिंग में क्या मिलेगा, मुझे रिमेनिंग में फिक्स कॉस्ट मिलेगी। ये सब कुछ डिस्कस हमने किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी सॉल्व कराया था, एक और एग्जाम्पल सॉल्व कराया था, 2 एग्जाम्पल सॉल्व किया था और हमने एक एग्जाम्पल आप लोगों को घर पे करने के लिए दिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो एग्जाम कंप्लीट किया होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो एग्जाम्पल सॉल्व किया होगा उसका क्या आंसर आएगा उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं और उसके बाद में आज की हम आगे की हमारी जो एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था 12,000 यूनिट और 20,000 यूनिट पे हमने 5 एक्सपेंडिचर लिए थे और हमें पता करना था कि अगर यूनिट 25,000 हो जाए तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस नंबर 1 की। एक्सपेंसेस नंबर 1 लाख और उसके बाद हो गया 1,40,000। अमाउंट चेंज हो गया, अमाउंट चेंज हो गया, इसका मतलब इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट नहीं है। तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये एक्सपेंडिचर पर यूनिट सेम आता है दोनों एक्टिविटी लेवल पर, इसका मतलब ये एक्सपेंडिचर वेरिएबल कॉस्ट है। अगर मैं इसको पर यूनिट कैलकुलेट करता हूँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,000 करूँ और 1,40,000 डिवाइडेड बाय 20,000 करूँ तो ये पर यूनिट सेम नहीं आता। इट मीन्स इट इज नॉट फिक्स, नॉट वेरिएबल, इट मीन्स इट इज सेमी वेरिएबल। और सेमी वेरिएबल को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेमी वेरिएबल को फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए अलग अलग करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंसेस नंबर 1, एक्सपेंसेस नंबर 1 यूनिट्स 12,000 एंड 20,000 और हमारा एक्सपेंसेस नंबर जो 1 है, एक्सपेंसेस नंबर 1 है वो है 1 लाख और 1,40,000। इसका अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं तो डिफरेंस होता है 8,000 यूनिट और यहाँ डिफरेंस होता है 40,000 रुपए। वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट इक्वल्स टू डिफरेंस इन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट, इट इज ₹5 पर यूनिट।
इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे इसमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस में से वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस कर देता हूं तो उसका रिजल्ट आता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मुझे दो डिटेल दे रखी है, दोनों डिटेल में से आप कोई भी एक डिटेल लेकर फिक्स एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो हमने फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन दी, फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन में टोटल एक्सपेंसेस कितना है 1 लाख और वेरिएबल कितना होगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज पर यूनिट, तो ये फिक्स का अमाउंट आएगा 40,000। इसका मतलब है कि जो पहला एक्सपेंडिचर है सेमी वेरिएबल है, उसमें 5 रुपए पर यूनिट 5 रुपीज पर यूनिट इज वेरिएबल एंड 40,000 रुपीज इज फिक्स्ड। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं 25,000 यूनिट का प्रोडक्शन करता हूं, अगर मैं 25,000 यूनिट पे अगर मुझे टोटल एक्सपेंसेस नंबर 1 कैलकुलेट करना है तो कितना होगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 1,25,000 तो वेरिएबल पोर्शन होगा और 40,000 उसमें फिक्स्ड अमाउंट होगा। इसका मतलब है एक्सपेंसेस नंबर 1 का अमाउंट होगा 1,65,000 अगर मेरी यूनिट 25,000 होती है तो। ओके, अच्छा सेकंड एक्सपेंडिचर 60,000 और 1 लाख चेंज हो गया, मतलब नॉट फिक्स्ड। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है क्या ये एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो फिक्स तो नहीं है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वेरिएबल है। अगर मैं 60,000 में 12,000 का डिवाइड करता हूं तो पर यूनिट आता है 5 रुपीज। अगर मैं 1 लाख में 20,000 का डिवाइड करता हूं तो अगेन इट इज 5 रुपीज पर यूनिट। इट मींस एक्सपेंसेस नंबर 2 इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है और ये कितना लगता है 5 रुपए पर यूनिट लगता है। तो यहां पर हम कितनी यूनिट पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें 25,000 यूनिट पर। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 5 इट इज 1,25,000। ओके, अच्छा फिर लेते हैं तीसरा एक्सपेंडिचर 120 से 2 लाख हो गया। इट मींस इट इज नॉट फिक्स कॉस्ट। अब चेक करते हैं क्या ये वेरिएबल है। 1,20,000 में अगर मैं 12,000 का डिवाइड करूंगा तो ये आता है 6 रुपीज पर यूनिट, और 2 लाख में अगर मैं 1,20,000 में 12,000 का डिवाइड करता हूं तो ये आता है 10 रुपीज पर यूनिट, और 2 लाख में अगर मैं 20,000 का डिवाइड करता हूं तो अगेन इट इज 10 रुपीज पर यूनिट। इट मींस एक्सपेंसेस नंबर 3 इज वेरिएबल कॉस्ट एंड इट्स अमाउंट इज 10 रुपीज पर यूनिट। अगर मैं 25,000 यूनिट पे एक्सपेंसेस नंबर 3 का अमाउंट कैलकुलेट करता हूं तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज 2,50,000। करेक्ट ना, करेक्ट, ओके। फिर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस नंबर 4 75 और अगेन इट इज 75। इट मींस इट इज फिक्स कॉस्ट 75,000। और लास्ट एक्सपेंडिचर की बात करूं 45,000, अगेन इट इज 45,000। दोनों एक्टिविटी लेवल पर एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम है, इट मींस इट इज 45,000। और मैं अब कर लेता हूं इसकी टोटल 1,65,000, 1,25,000, 2,50,000, 75,000 और 45,000, इट इज 6,60,000। बिल्कुल आपका आंसर मिला होगा। 25,000 यूनिट पर जब आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की होगी इट इज 6,60,000। और अगर कुछ गड़बड़ है तो आप यहां से चेक कर लो कि कहां पर हमने गड़बड़ की है, ठीक है, ओके। तो कल का हमने एग्जाम्पल जो भी था दिया था आप लोगों को, होमवर्क में दिया था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और वो चैप्टर का नाम है हमारा बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड कॉस्ट शीट। बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों को कॉस्ट के बारे में बताया था कि कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, और कॉस्ट को एज पर वेरिएबिलिटी कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉस्ट को एज पर नेचर और एलिमेंट वाइज कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट क्या होती है, कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट शीट कहाँ बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, सब कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना क्योंकि एग्जाम में जनरली कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता है ना। बहुत इजी है बट आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे अकाउंट्स में अगर हमें प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और वो आप लोगों ने खूब बनाए होंगे। आप लोगों ने बचपन से ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनाना सीखा है। बचपन से, यहाँ पर बचपन स्टार्ट हो रहा है 11 से, मतलब 11th में भी आपने ट्रेडिंग P&L बनाए, 12th में भी बनाए, फाउंडेशन में भी बनाए, सब जगह आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट बनती है। कॉस्टिंग में क्या बनती है, कॉस्ट शीट।
वो कॉस्ट शीट जनरली कौन बनाता है? जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कॉस्ट शीट बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है। आप उसको कॉस्ट शीट कह सकते हो, आप उसको कॉस्ट स्टेटमेंट कह सकते हो। एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें सारी कॉस्ट को अरेंज किया जाता है। अब वो सारी कॉस्ट को अरेंज करने का तरीका क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका एक फिक्स फॉर्मेट हमें दे रखा है। तो मैं सबसे पहले तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को यहाँ लिख देता हूँ कि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, और उसके बाद में उसके एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा एलिमेंट कैसे आता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे हमें करनी है। ठीक है, तो आप फटाफट से मेरे साथ में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को नोट कर लीजिए। कॉस्ट शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट में भी बहुत सारे हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पर कॉस्ट शीट में एक्सपेंडिचर को लिखना है, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से है, आप लिखिए फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। कॉस्ट शीट फॉर्मेट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा नहीं कि केवल इसी चैप्टर में काम आने वाला है, आगे भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट काम आएगा, या फिर हो सकता है इसके जो कुछ टर्म्स है वो काम आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत आप अच्छी तरीके से कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को समझना। राइट, सबसे पहले हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल ब्रैकेट में लिख देता हूं कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट वेजेज, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों की टोटल को हमने नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने से जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। शॉर्ट में लिख देता हूं WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को हम ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को हम लेस करते हैं। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ब्रैकेट में रिलेटेड टू प्रोडक्शन, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें अभी आप एक बार पूरा फॉर्मेट आप लिख लीजिए, उसके बाद हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, उसमें ऐड करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम उसमें ऐड करेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को ऐड करेंगे। इसके बाद में हम ऐड करेंगे इसमें पैकिंग कॉस्ट, ब्रैकेट में प्राइमरी, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट इसमें ऐड करेंगे। इसमें से लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट। इसको सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप कह सकते हो या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप भी कह सकते हो। ये माइनस करेंगे। इसके बाद जो रिजल्ट आता है हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं, इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं और हम इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस करना है। जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल को हमें ऐड करना है। इसमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में मार्केटिंग ओवरहेड, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मार्केटिंग ओवरहेड ऐड होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड होंगे और यहां पर हमें मिलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, या जिसको हम कह सकते हैं टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, टोटल कॉस्ट कह सकते हो। अगर मैं इसमें सेल्स को लिख दूं यहां पर तो मुझे प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा।
सेल, तो डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस। ये बन गई हमारी कॉस्ट शीट। सबसे पहले हमें इसमें लिखना है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को, फिर हमें लिखना है डायरेक्ट वेजेज को, फिर हमें लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। तीनों को मिलाकर हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड उसमें ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन को हम ऐड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को हम ऐड करेंगे, पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी को हम ऐड करेंगे और लेस करेंगे सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या फिर सेल वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट, या इसको सेल वैल्यू भी कह सकते हो या फिर इसको रियलाइजेबल वैल्यू भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो इसका रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर हम उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब टोटल कॉस्ट। फिर हम लिखेंगे सेल्स और उसका डिफरेंस हमें मिल जाएगा प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हमें सारे एक्सपेंडिचर को अरेंज करना है और किस तरीके से हमें प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना है। ये कॉस्ट शीट जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, वो ये कॉस्ट शीट जनरली बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, किस तरीके से हमें करना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट वेजेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हम हर एक पॉइंट को अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उसके बाद में एक एक पॉइंट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो स्टॉक होते हैं, ये जो स्टॉक होते हैं, ये 3 टाइप के स्टॉक होते हैं। एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक, रॉ मटेरियल का स्टॉक। एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, या फिर शॉर्ट में अगर मैं कहूं तो WIP का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। और एक स्टॉक होता है जिसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, WIP का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या होता है, WIP का स्टॉक क्या होता है, फिनिश गुड्स का स्टॉक क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो, ये हमारी फैक्ट्री है, यहाँ पर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्टोर, यहाँ पर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं स्टोर, यहाँ पर एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं फैक्ट्री, और यहाँ एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस। ठीक है, अब कैसे सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्किंग होती है। हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं मार्केट से, कहाँ से, सप्लायर से, जो रॉ मटेरियल को सेल करता है। तो हम रॉ मटेरियल को मार्केट से परचेज करते हैं, सप्लायर से खरीदते हैं, और हम उस रॉ मटेरियल को ले जाकर कहाँ रख देते हैं, स्टोर में ले जाकर रख देते हैं। फिर स्टोर में से मटेरियल जाता है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या काम किया जाता है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और फिर जैसे ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, हम उसको ले जाकर रख देते हैं वेयर हाउस में। कहाँ ले जाके रख देते हैं, वेयर हाउस में, बेचने के लिए। वहां से हम जो फिनिश गुड्स बना है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदा, कहाँ ले जाके रखा, स्टोर में, स्टोर में से रॉ मटेरियल कहाँ गया, फैक्ट्री में गया फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए, और फैक्ट्री में जैसे ही वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा कहाँ जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा। वहां से आगे हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को बेच देंगे, राइट। अच्छा,
स्टोर में जो मटेरियल होता है, स्टोर में जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। क्या होता है? रॉ मटेरियल का स्टॉक। यहाँ जितना भी मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल का स्टॉक। फैक्ट्री में जितना भी स्टॉक होता है उसको हम कहते हैं WIP का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। मतलब रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में, उस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, जब तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता तब तक वो फैक्ट्री में रहता है और उसको क्या कहते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक। और फिर वो चला जाता है वेयर हाउस में, वेयर हाउस में जो स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो 3 टाइप के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक और फिनिश गुड्स का स्टॉक। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक के बारे में पता करने के बाद। सबसे पहले हम कॉस्ट शीट में क्या लिखते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। क्या लिखते हैं? कॉस्ट शीट में हम सबसे पहले लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है? देखिए, जब हम कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वो किससे बनता है? कोई ना कोई इनपुट होता होगा, कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता होगा। तो जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट शीट में सबसे पहले लिखते हैं। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आता है? अब हम इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक दो तरह के हो सकते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग, राइट? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में हम ऐड करते हैं परचेज। हमने जितनी भी परचेजिंग की है रॉ मटेरियल की, हम उसमें ऐड कर देते हैं। हम इसमें ऐड करते हैं एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, रिलेटिंग टू परचेज। अगर परचेज से रिलेटेड कोई भी खर्चा है जो परचेज से रिलेटेड है, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड जिसको आप कैरिज इनवर्ड भी कह सकते हो, या इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। एटसेट्रा। जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है ना, तो रॉ मटेरियल परचेज किया, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा होगा 11th और 12th की। जैसे मान लो आपने एक मशीन परचेज की है ना, आप दिल्ली में रहते हो और आपने मुंबई से एक मशीन परचेज की जिसकी कीमत है मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, अब वो मशीन मुंबई से कहाँ आएगी? दिल्ली आएगी। तो मान लो मुंबई से दिल्ली आने में टोटल 50,000 रुपए का फ्रेट लग गया। तो ये 50,000 रुपए का जो फ्रेट लगा है, आप क्या करते हो? आप इस 50,000 रुपए के फ्रेट को मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हो। मतलब मशीन 5 लाख की थी और आपने मशीन को परचेज किया, आपकी फैक्ट्री तक मशीन आई, वहां तक आपका 50,000 रुपये फ्रेट का खर्चा लग गया। ये जो 50,000 रुपीज़ फ्रेट का खर्चा लगा है ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा और मशीन की कॉस्ट होगी 5,50,000, राइट? सेम इसी तरीके से जब हम रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं तो रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो भी एक्सपेंडिचर लगता है, जैसे कि फ्रेट का खर्चा हो गया या फिर इन ट्रांजिट इंश्योरेंस। इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो ट्रांजिट में मटेरियल आएगा, कहाँ से आएगा? सप्लायर से आएगा हमारी फैक्ट्री तक। तो सप्लायर से हमारी फैक्ट्री तक पहुंचेगा तो बहुत बार हम उसका इंश्योरेंस करा देते हैं। तो इंश्योरेंस कराएंगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगी, वो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो भी परचेज कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी खर्चा अगर हमने मटेरियल को परचेज किया है उससे रिलेटेड जो भी खर्चा लगा है, चाहे वो फ्रेट का खर्चा हो, चाहे वो पैकिंग का खर्चा हो, चाहे वो इन ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्चा हो, चाहे वो कार्टेज का खर्चा हो, जो भी खर्चे लग रहे हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर परचेज में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें से हम लेस करते हैं, इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या माइनस करते हैं? हम इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और हम इसमें से माइनस करते हैं
हम इसमें से माइनस करते हैं लेस स्क्रैप ऑफ मटेरियल, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मटेरियल का कुछ स्क्रैप हुआ है, अगर रॉ मटेरियल का कुछ स्क्रैप हुआ है और उस स्क्रैप को बेचने से अगर हमें कुछ रुपए मिलते हैं तो वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक। जनरली वैसे क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मगर इसमें हमने 2 पॉइंट और लिखे हैं। क्या क्या पॉइंट लिखा है? एक तो ऐड एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज। अगर परचेज करते समय जो भी खर्चा लगा है वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर ऐड हो जाते हैं। और अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप हुआ है, अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप हुआ है तो वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होगा एंड द रिजल्ट इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रैप होता है ये 2 तरीके का होता है। एक स्क्रैप होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप, और एक स्क्रैप होता है कि जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन करते समय भी हो सकता है कुछ स्क्रैप हो जाए। वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है। उसका क्या करना है, मैंने आपको ये जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया उसमें हमने देखो यहाँ पर एक लेस किया हुआ है सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। 2 तरह के स्क्रैप होते हैं। एक स्क्रैप होता है मटेरियल का स्क्रैप और एक स्क्रैप होता है जब हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान अगर कुछ स्क्रैप होता है तो वो सेल करने का जो पैसा होता है वो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस नहीं होता है। उसको हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले हम उसको लिखते हैं सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। तो अगर मटेरियल का स्क्रैप है तो हम मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे। बट अगर वो मटेरियल का स्क्रैप नहीं है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन स्क्रैप है, तो वो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस नहीं होगा। वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जस्ट पहले हमें माइनस करना पड़ेगा। ये सब पॉइंट मैं आपको लिखा दूंगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू। जो रॉ मटेरियल का स्क्रैप है उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें यहाँ से माइनस करनी है और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम को चाहे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को एक ही बात है। सबसे पहला कॉस्ट शीट में हमें मटेरियल की कॉस्ट लिखनी होती है। सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट में मटेरियल की कॉस्ट को लिखना होता है, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट होता है ये मैंने आपको बताया। आप अलग से कैलकुलेट करोगे और जो नेट अमाउंट है वो आप कॉस्ट शीट में लिख दोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट वेजेज। वेजेज क्या होती है? वेजेज आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ना, वेजेज, ये वही वेजेज है। जितनी भी डायरेक्ट वेजेज है, जितनी भी वेजेज है, वो सारी की सारी वेजेज को हमें यहाँ पर लिखना है डायरेक्ट वेजेज। इसका नाम क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वेजेज। जो भी वेजेज है उसका एक्सपेंडिचर हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इसमें कोई पॉइंट या ऐसा कुछ पॉइंट, नया पॉइंट नहीं आता। अच्छा, इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या होते हैं? व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं तो यहां पर लिखते हैं रॉयल्टी। आपने रॉयल्टी का नाम सुना? रॉयल्टी एक्सपेंसेस। अगर आप रॉयल्टी का एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो तो वो जो रॉयल्टी का खर्चा है इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की और बात करूं तो एनी स्पेसिफिक एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ए स्पेसिफिक जॉब। ऐसा कोई स्पेसिफिक खर्चा जो जनरली आप इनकर नहीं करते बट किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपने वो खर्चा इनकर किया है। अगर किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कोई स्पेशल खर्चा आपने इनकर किया है तो वो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं इसको
बात करूं कि एग्जाम्पल क्या, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके एक प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है, आपकी जो शॉप है उसमें प्रिंटिंग प्रेस मतलब प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है जिसमें प्रिंटिंग का काम होता है। प्रिंटिंग क्या, जैसे विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना या मैरिज के कार्ड प्रिंट करना या बुक्स प्रिंट करना, इस टाइप का प्रिंटिंग का काम, जो पेपर पे प्रिंटिंग होती है उसका काम आपकी शॉप पे किया जाता है। ठीक है, मान लो एक कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, वो कहता है कि मुझे विजिटिंग कार्ड प्रिंट कराने हैं। आपने कहा ठीक है विजिटिंग कार्ड प्रिंट कर देंगे। उसने कहा मुझे विजिटिंग कार्ड के ऊपर एक लोगो बनवाना है, कार्ड पे लोगो बनवाना है और वो लोगो आप सिल्वर से बना के दोगे। अब ऐसा कौन करता है, कोई नहीं करता, मगर उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि मेरे कार्ड पे जो लोगो बना हुआ हो वो सिल्वर से बना हुआ हो। जनरली ऐसा कोई कस्टमर आता नहीं है, बट उस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि उसके ऊपर जो लोगो बनना चाहिए वो सिल्वर का बनना चाहिए। तो ये जो सिल्वर बनाने का जो खर्चा आएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब वो उस पर्टिकुलर जॉब, आपको जॉब मिला, एक कस्टमर ने आपको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने का काम दिया, वो आपके लिए क्या है, एक जॉब है। उस जॉब के लिए आप एक स्पेसिफिक खर्चा इनकर कर रहे हो, जो जनरली दूसरे जॉब के अंदर वो आपका खर्चा इनकर नहीं होता। तो वो जो स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड कोई स्पेशल खर्चा है, तो वो स्पेशल खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो यहाँ पर जो सिल्वर का लोगो बनाने का जो खर्चा होगा, जो जनरली आपके दूसरे कस्टमर के अंदर वो खर्चा नहीं आता, तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा, वो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा। तो ऐसा कोई स्पेशल खर्चा जो किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए आपको इनकर करना पड़ रहा है, तो वो खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा और भी कोई खर्चा आ सकता है जो किसी जॉब से पर्टिकुलर रिलेटेड हो, बाकी दूसरे अदर जॉब के अंदर हो सकता है वो खर्चा आपको इनकर नहीं करना पड़ता हो, तो इस टाइप का खर्चा आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखना पड़ेगा। जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पॉइंट जनरली नहीं आता। हो सकता है इसके आने के चांसेज ऑलमोस्ट 10 से 15% ही हो, मगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में कौन से खर्चे लेने हैं, जो स्पेसिफिक खर्चे हो, किसी स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड कोई स्पेशल खर्चा हो, हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लेंगे। हाँ, रॉयल्टी अगर आप पे कर रहे हो तो रॉयल्टी हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर हमारा प्राइम कॉस्ट पूरा हो गया। इन तीनों एक्सपेंडिचर को मिलाकर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला दो, क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट बन गई। क्या मिल गई, प्राइम कॉस्ट। हमने एक नाम दिया है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें ऐड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड। और अच्छा, फैक्ट्री के ओवरहेड क्या होते हैं, ये बिल्कुल लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंडिचर है, मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट को छोड़कर, हाँ ऑब्वियस है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी छोड़कर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन एक्सपेंडिचर को छोड़कर फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं। हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि फैक्ट्री ओवरहेड में प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है वो सारे फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी अगर किराए पर लेकर आए तो हायर चार्जेज, सारे खर्चे जो भी प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है ऑल आर फैक्ट्री ओवरहेड। उसके अलावा फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे भी फैक्ट्री ओवरहेड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, रेंट पे ले रखा है तो जितने भी खर्चे फैक्ट्री बिल्डिंग से और प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है ऑल आर फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अलावा सुपरवाइजर रखा हुआ है, फॉरमैन रखा हुआ है, उनकी सैलरी का जो खर्चा होता है वो भी फैक्ट्री ओवरहेड होता है। पावर की कॉस्ट, फैक्ट्री में लाइट का खर्चा, ये सारे भी फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होते हैं। हीट एंड गैस का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो जो भी एक्सपेंडिचर हम फैक्ट्री में इनकर कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर, वो सारे के सारे खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, ये जो मटेरियल होता है ना, मटेरियल जैसे हमने सबसे पहले लिखा है मटेरियल, ये मटेरियल भी दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जैसे मान लो एक लकड़ी की टेबल बनाई आपने, है ना,
टेबल लकड़ी की बनी है तो लकड़ी इसमें डायरेक्ट मटेरियल है, जो लकड़ी लग रही है वो डायरेक्ट मटेरियल है। मगर लकड़ी की टेबल बनाते समय हो सकता है कुछ फेविकॉल काम आया होगा, या फिर हो सकता है छोटा मोटा कुछ और मटेरियल काम आया होगा। तो ये जो छोटा मोटा मटेरियल काम आ रहा है, फेविकॉल या कुछ उसमें और कुछ स्क्रू वगैरह कुछ काम आए होंगे, ये सारे मटेरियल, वो भी मटेरियल है बट वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, वो है इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जिससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर फर्क पड़ता है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो होते हैं जिससे प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लकड़ी जितनी ज़्यादा काम में लोगे, नंबर ऑफ टेबल्स उतनी ज़्यादा बनेगी, मगर फेविकॉल को ज़्यादा काम लेने से नंबर ऑफ टेबल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल दो तरह के मटेरियल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो तो हमारा मटेरियल की कॉस्ट आ गई, मगर जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इट इज नॉट मटेरियल कॉस्ट, इट इज फैक्ट्री ओवरहेड। इनडायरेक्ट मटेरियल इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। सेम इसी तरीके से वेजेज भी दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेजेज, एक होती है इनडायरेक्ट वेजेज। डायरेक्ट वेजेज क्या होती है? वो वर्कर जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, जो रॉ मेटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम उनको जितना भी पेमेंट करते हैं इज कॉल्ड डायरेक्ट वेजेज। इसके अलावा फैक्ट्री में कुछ ऐसे वर्कर भी होते हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं कर, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम नहीं करते। जैसे कुछ वर्कर ऐसे रखे हुए हैं जो स्टोर में से रॉ मेटेरियल को लेकर आते हैं, उनका काम यही है कि स्टोर में से रॉ मेटेरियल को लेकर आना, जैसे ज़रूरत पड़े, जैसे ही वो गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया, वहाँ से फैक्ट्री में से फिनिश गुड्स को ले जाकर वेयर हाउस में रखना। वो जो वर्कर है वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है फैक्ट्री में, बट वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा। हम उसको जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट वेजेज है। सुपरवाइजर को जो सैलरी दे रहे हैं, सुपरवाइजर कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है, बट वो डायरेक्ट वेजेज नहीं होता। सुपरवाइजर को सैलरी दी जाती है, इट इज इनडायरेक्ट वेजेज। तो इनडायरेक्ट वेजेज का मतलब है जो डायरेक्ट वेजेज नहीं है। और डायरेक्ट वेजेज क्या होती है? जो वर्कर डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो मशीन पे काम कर रहा है, उसको जितना भी पेमेंट दिया जा रहा है, वो सारी वेजेज जो है वो डायरेक्ट वेजेज है। तो वेजेज दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मटेरियल भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये जो इनडायरेक्ट वेजेज है, इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेज को भी हम इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो एक्सपेंडिचर लिखा है, यहाँ पर हमने जो एक्सपेंडिचर लिखा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ जो हमने लिखा है डायरेक्ट वेजेज, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेज यहाँ आती है। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में हम उसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड कल हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। तो ये हमें क्या मिल गई? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस को लेस करते हैं। अगर क्वेश्चन में WIP का स्टॉक दे रखा होगा तो उसकी वैल्यू भी दे रखी होगी कि ओपनिंग WIP का स्टॉक इतने रुपए और क्लोजिंग WIP का स्टॉक इतने रुपए। आपको केवल ओपनिंग स्टॉक WIP को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक WIP को लेस करना है, एंड द रिजल्ट इज फैक्ट्री कॉस्ट। अगर WIP का स्टॉक नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स WIP का स्टॉक है ही नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा WIP का स्टॉक होगा ही होगा, अगर दे रखा है तो है, अगर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है ही नहीं। तो हमें क्या मिल गई? फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिल गई हमें? फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इसके कुछ और नाम भी है। फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ और नाम भी है। इसके क्या क्या नाम है मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ और नाम भी है। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क्स ओवरहेड भी कहते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी कह सकते हैं, या फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड भी कह सकते हैं, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कहो, चाहे वर्क्स ओवरहेड कहो, चाहे प्रोडक्शन ओवरहेड कहो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को, सबका एक ही मतलब है, करेक्ट। तो फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, सबका एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये कैलकुलेट की फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट को हम
फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क्स कॉस्ट भी कह सकते हैं, वर्क्स कॉस्ट, या फिर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं फैक्ट्री कॉस्ट तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम आते हैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। कल हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैक्ट्री ओवरहेड क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या होते हैं वो वी नो कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को भी दो कैटेगरी में हमने बांट रखा है। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है। एक होता है रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, और एक होते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद लिखते हैं, आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। कहाँ लिखते हैं, आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जैसे आ जाए उसके बाद में आपको ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, अगर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो। बट अगर वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है तो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करते हैं, आफ्टर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है। फ्रेंड्स कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं, देखो मैंने आपको बताया आपको कि हमारा जो बिजनेस प्रीमाइजेस है उसमें एक जगह होती है फैक्ट्री, एक जगह होती है ऑफिस, और एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं वेयर हाउस, राइट। ये जो ऑफिस होता है यहाँ से हम फैक्ट्री को भी मैनेज करते हैं, वेयर हाउस को भी मैनेज करते हैं, और बाकी जो जनरल मैनेजमेंट होता है वो करते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो ऑफिस का खर्चा है वो जनरली फैक्ट्री से ही ज़्यादा रिलेटेड करता है। तो जो खर्चा फैक्ट्री से रिलेट करता है हम उसको कहते हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का मोस्ट ऑफ द पार्ट है इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो हम उसको कहते हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और फिर हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं। बट अगर मान लो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो हम उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड दे रखे हो टोटल, जैसे नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपको दे रखे हो टोटल 2 लाख रुपए, और दे रखा हो कि 1,50,000 इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड अदर 50,000 इज जनरल। तो हम क्या करेंगे 1,50,000 तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड कर लेंगे और 50,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड कर लेंगे। या फिर हो सकता हो कि केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड हो तो केवल आपको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ही ऐड करना है। हो सकता है कि सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ऐड करना है। दिक्कत तब आएगी जब क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं हो। आपको क्वेश्चन में दे रखा हो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 50,000, अब नहीं दे रखा है कि ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है या रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है, कुछ दे नहीं रखा है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि ये रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है या जनरल है, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। कहाँ से, प्रोडक्शन से वो रिलेटेड है। इसका मतलब है पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें क्या करना है, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में लिख देना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं इसको लिख भी देता हूं, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, if question is silent, administrative overhead is part of administrative overhead is relating to production,
रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड एड आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। और आप क्या करोगे, उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड कर दोगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है वो यहाँ लिखेंगे और जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उसको हम यहाँ पर चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। क्लियर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये तो अगर आपको दे रखी है तो लिखना है। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ये भी अगर अलग से दे रखी है तो आपको लिखना है। एक आती है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट क्या होती है, एक होती है पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, एक होती है पैकिंग कॉस्ट सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है। पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट क्या होती है। पैकिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट वो होती है जिसके बिना आप प्रोडक्ट को सेल कर ही नहीं सकते। प्राइमरी पैकिंग के बिना प्रोडक्ट को आप सेल कर ही नहीं सकते, मतलब वो पैकिंग तो लगेगी ही लगेगी। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट का मतलब होता है वो पैकिंग कॉस्ट जो हमने केवल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से पैक ऐड किए, वो पैकिंग कॉस्ट जो केवल ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट वो जिसके बिना प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते। सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब हमारे वेयर हाउस से कस्टमर तक गुड्स पहुंचाने के लिए जो पैकिंग का यूज किया जाता है वो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट जिसके बिना आप प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन में सिरप परचेज की होगी। सिरप जो आती है वो या तो कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में, किसी न किसी में पैक होके आती है। बिना कांच की बोतल या जो प्लास्टिक की बोतल है या जो भी बोतल है, क्या उसके बिना उस सिरप को बेचा जा सकता है? कैसे बेचेंगे, नहीं बेचा जा सकता। तो जो सिरप के लिए जो कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल या जिस टाइप की भी बोतल काम में ली जा रही है, वो बोतल क्या है, वो बोतल इज पैकिंग कॉस्ट। वो बोतल क्या है, पैकिंग कॉस्ट। और उसके बिना क्या उस प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है? नहीं बेचा जा सकता। तो यहाँ पर जो कांच की बोतल है या प्लास्टिक की बोतल है, जो भी जैसी भी बोतल है, इज प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग वो होती है जिसके बिना आप प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। बेचोगे कैसे? एक होती है सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग होता है जैसे बहुत बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं जिसमें गुड्स को पैक करके भेजा जाता है कस्टमर तक। तो जो कार्टून का खर्चा है, वो जो कार्टून की कॉस्ट है, वो भी पैकिंग कॉस्ट है, मगर वो पैकिंग कॉस्ट कौन सी हो गई? सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा होगा कि पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को आपको ऐड करना है आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आप इसको ऐड करोगे प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को। मगर जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट होती है, इट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जो सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट होती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होती है। तो दो तरह की पैकिंग, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हमें फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करना है, मगर सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट जो होती है इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। वो प्रोडक्शन की कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होती, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होती है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, तब तो आप उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है, तो आप उसको कहाँ ऐड करोगे? तो आप उसको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड करोगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आप पैकिंग कॉस्ट इज ट्रीटेड एज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पैकिंग कॉस्ट को प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम करेंगे। और ऐसा जो हम एज्यूम कर रहे हैं
हम इस एजम्पशन को कॉस्ट शीट के बाद में नोट लगा के लिख भी देंगे कि हमने ये एज्यूम किया है कि जो पैकिंग कॉस्ट है वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड की है, मतलब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल की, क्योंकि हमने ये माना है कि वो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट है। सेम इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि आप उसको रिलेटिंग टू प्रोडक्शन मान लोगे और ये एजम्पशन आपको लिखनी है। इट इज़ नॉट गिवन अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन क्वेश्चन, सो वी एज्यूम दैट इट इज़ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आप कोई भी एजम्पशन मान लेते हो तो आपको वो एजम्पशन उसके बाद में कॉस्ट शीट बनाने के बाद में लिखनी भी है कि हमने इसमें कॉस्ट शीट में ये मानते हुए हमने कॉस्ट शीट को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम थोड़े से फ्री हो जाते हैं कि हमने जो एज्यूम किया है वो हमने लिख भी दिया है। ठीक है, चलिए ये हम पहुंच गए कहाँ पे, यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। ये हमारा पैकिंग कॉस्ट वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। अब आता है सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप। मैंने आपको बताया था कि स्क्रैप दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं? स्क्रैप दो तरह के होते हैं। स्क्रैप दो तरह के होते हैं, एक होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप, एक होता है रॉ मटेरियल का स्क्रैप और एक होता है अदर स्क्रैप। अगर रॉ मटेरियल का स्क्रैप है तो डिडक्ट इन कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। जब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करेंगे उस समय रॉ मटेरियल के स्क्रैप को माइनस करेंगे। और मैंने जब सबसे पहले कॉस्ट शीट में आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड समझाया था तभी भी मैंने आपको कहा था कि जो रॉ मटेरियल का स्क्रैप होता है उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो मटेरियल की कॉस्ट में से ही माइनस होती है। बट अगर वो रॉ मटेरियल का स्क्रैप नहीं है तो डिडक्ट आफ्टर फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में आपको उसको डिडक्ट करना है, उसकी जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो डिडक्ट करनी है। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, केवल इतना सा लिखा हुआ है स्क्रैप रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप ₹10,000, तो आप इसको कौन सा स्क्रैप एज्यूम करेंगे, मटेरियल का स्क्रैप या अदर? तो मैं आपको बता दूं, आपको इसको अदर स्क्रैप एज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा हो कि मटेरियल का स्क्रैप है तो ही मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होगा, अदरवाइज हम ये एज्यूम करेंगे कि ये ड्यूरिंग प्रोडक्शन जो स्क्रैप होता है वो स्क्रैप है, और ड्यूरिंग प्रोडक्शन से जो स्क्रैप बनता है, जो स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, वो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम उसको माइनस करते हैं। बाई प्रोडक्ट नाम आ सकता है, स्क्रैप नाम आ सकता है, सबका एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए इफ क्वेश्चन इज साइलेंट scrap is taken as other scrap. If question is silent, scrap is taken as other scrap. ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको फिर अगर ऐसा मान लेते हो तो आपको नीचे एजम्पशन में लिखना है scrap is taken as other scrap। नहीं तो अगर मटेरियल का स्क्रैप होगा तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा होगा कि ये मटेरियल का स्क्रैप है। ठीक है, तो स्क्रैप हो सकता है, बाई प्रोडक्ट हो सकता है, वेस्टेज जैसा ऐसा कुछ नाम दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो आप उसको यहाँ से माइनस करोगे। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गई, अब आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ तक पहुँच चुके हम? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुँच चुके। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली इनकी वैल्यू दे रखी हो सकता है डायरेक्टली दे रखा हो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ₹2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ₹2,50,000, ऐसा डायरेक्टली दे रखा हो। बट हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दे रखी है, हमें इन दोनों की क्वांटिटी दे रखी है। हो सकता है इन दोनों की क्वांटिटी दे रखी हो सकता है हमें दे रखा हो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 1000 यूनिट, तो अब इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की दे रखी हो 1500 यूनिट्स, तो वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स होगा इसका वैल्यूएशन तो क्वेश्चन में किया हुआ ही होगा ऑलवेज। आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक की अगर क्वांटिटी दे रखी है तो वैल्यू भी दे रखी होगी, या फिर तो आपको रेट दे रखी होगी। ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू 1000 यूनिट एट द रेट ₹40 पर यूनिट, तो 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 40 इट इज 40,000।
ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो क्वेश्चन में दे रखा होगा। बात आती है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन। इसमें पॉइंट ऐसा आ सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की केवल क्वांटिटी दे रखी हो, वैल्यू नहीं दे रखी हो। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, तो आप इसके बारे में अब आप लिखिए कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, देखिए आप लोग। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा पॉइंट पहले भी आ चुका है कि क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की केवल क्वांटिटी हमें दे रखी है, वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पहले आप एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या कैलकुलेट हम कर रहे हैं और कैसे कैलकुलेशन होती है। एक बार आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट। लिख लिया आपने फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूं, समझना, बिल्कुल समझना। जैसे मान लो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये यहां जो ये जस्ट यहां पर जो आपने कैलकुलेट की है ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। फिनिश गुड्स के स्टॉक का एडजस्टमेंट करने से पहले जो आपको मिला है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10 लाख रुपीज। मान लेते हैं हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमने कैलकुलेट की इट इज 10 लाख रुपीज, ठीक है। चलिए फिर मान लो हमें दे रखा है कि हमने टोटल 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। कितना किया? 20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है रुपीज 10 लाख। हमने प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन की यूनिट इक्वल्स टू 10,000 और हमारी क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स इक्वल्स टू 1,500 यूनिट्स। 1,500 यूनिट। तो हम इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है 10 लाख रुपीज और हमने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? हमने 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। तो जब हम प्रोडक्शन की कॉस्ट में प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट, इट मीन्स पर यूनिट इट इज 100 रुपीज। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की कॉस्ट 100 रुपए। अच्छा, स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है, राइट। तो 100 रुपए कॉस्ट है और हमारी फिनिश गुड्स की यूनिट कितनी है? 1,500। इसका मतलब है हमारे फिनिश स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 1,50,000। बहुत सिंपल है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपने कैलकुलेट की उसमें प्रोडक्शन की यूनिट का डिवाइड कर दो और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का मल्टीप्लाई कर दो एंड द रिजल्ट इज स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। इजी है। अच्छा, एक इसमें और बात ध्यान रखने के लिए है, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है वो समझना। ये जो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स होता है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स यूनिट्स, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट अगर मैं इसमें ऐड करूं
प्रोडक्शन की यूनिट का ऐड करूं और इसमें से लेस करूं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का, तो आ जाएगा यूनिट्स सोल्ड। जैसे मान लो मेरे पास में ओपनिंग स्टॉक है फिनिश गुड्स का 2000 यूनिट, मेरे पास में 2000 यूनिट है, मैंने प्रोडक्शन किया 10,000 का, तो 2000 पहले से थी, मैंने 10,000 यूनिट का और प्रोडक्शन किया, तो कितनी यूनिट्स हो गई? 12,000 यूनिट हो गई, और 1,500 यूनिट मेरे स्टॉक में बच गई। इसका मतलब है मैंने 10,500 यूनिट को सेल कर दिया। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल्स की यूनिट, मैं सेल्स की क्वांटिटी पता कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको क्वेश्चन में सोल्ड यूनिट दे रखी हो, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट दे रखी हो और क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट भी दे रखी हो, तो क्या आप प्रोडक्शन की यूनिट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। फिर क्या करोगे? जो यूनिट सोल्ड की है उसमें ऐड करोगे क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट का और लेस करोगे ओपनिंग स्टॉक की यूनिट का, तो आपको क्या मिलेगी? आपको प्रोडक्शन की यूनिट बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी। यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट। मतलब ये जो चार डिटेल है ना, ये टोटल हमारे पास चार डिटेल है, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग इक्वल टू सेल्स यूनिट, ये चार डिटेल है। इन चार डिटेल में से कोई भी तीन आपको पता हो तो फोर्थ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट की जा सकती है। हो सकता है आपके पास ओपनिंग स्टॉक यूनिट हो, प्रोडक्शन की यूनिट हो और सेल्स की यूनिट हो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट नहीं है तो आप निकाल सकते हो सकता है आपके पास प्रोडक्शन की यूनिट हो, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट हो, सेल्स की यूनिट हो, ओपनिंग स्टॉक यूनिट नहीं है तो आप निकाल सकते हो सकता है कि आपके पास में ओपनिंग स्टॉक हो, प्रोडक्शन हो, क्लोजिंग स्टॉक हो, तो आप सेल्स की यूनिट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। समझ रहे हो? तो ये चार डिटेल में से कोई भी तीन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में दे रखी हो और फोर्थ को आप उससे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। ये प्रोडक्शन की यूनिट हमें कहाँ चाहिए? जब अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा प्रोडक्शन की यूनिट का और फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का। द रिजल्ट इज स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। ठीक है, तो जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स होता है, उसका वैल्यूएशन नहीं दिया होता है, क्वांटिटी दी हुई होती है, तो हम वैल्यूएशन बैलेंस इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी अगर दे रखी है तो वैल्यू भी दे रखी होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, तो उसका वैल्यूएशन आपको क्वेश्चन में हमेशा दे ही रखा होगा। ठीक है, ओके, चलिए, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक भी हो गया और हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया फिनिश गुड्स का। ठीक है, तीन तरह के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का स्टॉक का एडजस्टमेंट तो कहाँ होगा? जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। WIP का स्टॉक का वैल्यूएशन होगा फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले, मतलब प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक WIP को ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक WIP को लेस करते हैं। और फिनिश गुड्स का स्टॉक का वैल्यूएशन कहाँ होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स माइनस होता है, राइट। और हमें क्या मिल गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो वैसे नाम से भी लगता है, जितनी यूनिट बेची उसकी कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जितनी यूनिट आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, मैंने आपको बताया था दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और एक होते हैं जनरल। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एज्यूम कर लेते हैं, राइट। उसके बाद में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जितने भी सेलिंग ओवरहेड है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, उसको हम यहाँ पर ऐड करते हैं और हमें क्या मिल जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेलिंग ओवरहेड क्या होते हैं? बिल्कुल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या होते हैं? इसको भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के बारे में मैंने बताया था कि वो सारे एक्सपेंडिचर जो सेल्स को प्रमोट करने के लिए काम में आते हैं, हम उन सारे एक्सपेंडिचर को सेलिंग ओवरहेड कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब वो है कि जो कस्टमर तक
हमारे वेयर हाउस से कस्टमर तक गुड्स को पहुंचाने का जो भी खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वेयर हाउस का जो भी खर्चा है वो भी सारा का सारा खर्चा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूडेड होता है। यहाँ तक कि जब हम गुड्स बेच चुके होते हैं उसके बाद में अगर कस्टमर को कोई सर्विस देते हैं जिसको हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस, अगर आफ्टर सेल सर्विस देते हैं इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। गुड सेल करने के बाद भी अगर हम कस्टमर को कुछ सर्विसेज देते हैं उसकी कोई कॉस्ट लगती है तो वो कॉस्ट भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होती है। फिर अगर क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है तो आप सेल्स भी लिख लो और डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा या तो प्रॉफिट या फिर आएगा लॉस, और ये हमारी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना है। अभी तक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए कॉस्ट शीट के वो इस फॉर्मेट के बेस पर ही थे। अगर आपको फॉर्मेट पता है और कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट अगर आपको पता है तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पूरे फॉर्मेट को हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट वेजेज को लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं। क्या रिजल्ट आता है, प्राइम कॉस्ट आता है। प्राइम कॉस्ट के बाद ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड को, फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड करने के बाद में हमें क्या मिलता है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। क्या रिजल्ट में मिलता है, फैक्ट्री कॉस्ट मिलती है। फैक्ट्री कॉस्ट में हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी, और उसमें से लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट। उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें हम ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल को, उसमें ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, जिसमें मार्केटिंग के ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम उसमें ऐड करते हैं। तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, टोटल कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर सेल्स लिखा जाए तो हमें उसका प्रॉफिट या लॉस भी मिल जाएगा। और जनरली ये कॉस्ट शीट बनाता कौन है, ये कॉस्ट शीट जनरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो इस कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो एक फिक्स फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट वाइज ध्यान रखना है कि कहाँ पर कैसा आएगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या समझा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस उसमें परचेज करते हैं, प्लस एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज ऐड करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को, माइनस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को, तो हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मिल जाता है। राइट, उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया रॉयल्टी का खर्चा आता है, और एनी स्पेशल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू स्पेसिफिक जॉब हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। राइट, ओपनिंग स्टॉक WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, ये सारे सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से कॉस्ट शीट को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब हम लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल के बेस पर आप प्रिपेयर करोगे कॉस्ट शीट। चलिए लिखिए आज का पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं, देखिए प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आप नोट कीजिए एग्जाम्पल नंबर 1, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दिए। स्टॉक, फर्स्ट जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024। रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, फिनिश गुड्स स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल,
वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, relating to production, selling and distribution overhead, और sales. Raw material stock 20,000, 30,000, WIP stock 15,000, 18,000, फिनिश गुड्स का स्टॉक 40,000, 45,000, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख, वेजेस 3 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 1,50,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1,20,000 एंड सेल्स 15 लाख। ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप लोग इसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए। ये है एग्जाम्पल आपके सामने, फटाफट से इसकी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर दीजिए। सारे ये जो अमाउंट दे रखे हैं ये सब रुपीज़ है, इसमें कोई भी किसी की भी क्वांटिटी नहीं है। फटाफट से कॉस्ट शीट प्रिपेयर कीजिए। अच्छा, जो नहीं है, जैसे मैंने फॉर्मेट में लिखा है पैकिंग कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, वो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में है ही नहीं, तो लिखना भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखो और उसके आगे नील कर दो, नहीं। अगर नहीं है तो फिर लिखना भी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को लिखना ही नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अगर नहीं है तो लिखना भी नहीं है। फटाफट से इसकी कॉस्ट शीट बना दीजिए आप। फटाफट से इसकी कॉस्ट शीट बना दीजिए आप। चलिए, आप ऐसा कर सकते हैं कि इस वीडियो को पॉज कर दें, फिर सॉल्व करें और फिर मेरे आंसर से उसको चेक करें, ठीक है। चलिए, अब मैं आप बता दूं आपकी इसकी कॉस्ट शीट। अगर इसकी कॉस्ट शीट बनाई जाए, कॉस्ट शीट, तो देखो सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले कॉस्ट शीट में हम क्या लिखते हैं? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, राइट। तो यहाँ पर हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पहले, जिसमें हम ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल को में ऐड करेंगे परचेज और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो रिजल्ट आएगा वो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, वो हम यहाँ लिखेंगे।
वो हम लिखेंगे यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, या इसको आप डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हो, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 20,000 प्लस हमने परचेज किया है 5 लाख का मटेरियल, और माइनस करेंगे 30,000 का क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा 4,90,000। हम इसमें लिखेंगे इसके बाद डायरेक्ट वेजेज, ये जो वेजेज यहाँ पर दे रखी है डायरेक्ट वेजेज, इट इज़ 3 लाख रुपीज़। अच्छा, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो लिखना भी नहीं है, तो ये हमें क्या मिलेगी, ये हमें मिल जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी, 7,90,000। हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, और हमें फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर दे रखें, फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड हमें दे रखा है 2 लाख। इससे हमें मिल जाएगी ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इससे हमें क्या मिलेगी, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी 9,90,000। इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, और इसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का दे रखा है 15,000, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 18,000। 15,000 को ऐड करेंगे, 18,000 को लेस करेंगे, तो हमें मिलेगा 9,87,000। इट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट, इट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटिंग है 1,50,000 रुपीज़ के, तो ये क्या मिला हमें, ये मिलेगा हमें 11,37,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, और उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स हमें दे रखा है 40,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स दे रखा है 45,000, 40,000 और 45,000, तो 11,37,000 प्लस 40,000 माइनस 45,000, इट इज़ 11,32,000, और ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो कि हमने यहाँ पर लिए 1,20,000, 1,20,000, तो हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी यहाँ पर 12,52,000। फिर हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर सेल्स, और हमारी सेल्स है 15 लाख, हमारी यहाँ पर सेल्स है 15 लाख, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉफिट। सेल्स 15 लाख और हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 2,48,000। वैसे तो मैंने कैलकुलेशन का पूरा ध्यान दिया है, बट हो सकता है कभी कभार कैलकुलेशन कुछ उल्टी सीधी हो जाए, तो आप कैलकुलेट करके अच्छी तरह से चेक कर लेना, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट शीट बनकर तैयार हो गई। इजी है कॉस्ट शीट, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल बहुत फिक्स फॉर्मेट है, उसको आपको ध्यान से समझना है, उसको आपको ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है, और उसके बाद में प्रिपेयर कॉस्ट शीट, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, फिर करेंगे आज का हेलीकॉप्टर शॉट, और उसके बाद में आज की क्लास को हम कर देंगे एंड। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क में। आज का होमवर्क, आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है, आपको एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। चलिए लिखिए आप लोग, फर्स्ट जनवरी 2024 and 31st December 2024, raw material, stock, WIP stock, finished goods stock,
70,000, 85,000, 1 lakh, 1,20,000, 90,000, 65,000. Purchase of raw material 10 lakh, freight inward 50,000, direct wages 5 lakh, direct expenses 2 lakh, factory overhead 3 lakh, administrative overhead relating to production 1 lakh, administrative overhead general 50,000, selling overhead 2 lakh, distribution overhead 1,50,000, research and development cost research and development cost 1,25,000, quality control cost 50,000, realizable value of scrap 30,000, sales 30 lakh. Prepare cost sheet. एक और लिख दो पैकिंग कॉस्ट. पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी 20,000. आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है. तो मैं फटाफट से एक बार आपको वापस से क्वेश्चन दिखा देता हूं. अगर कुछ लिखने से रह गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए.
आज का हेलीकॉप्टर शॉट, आज हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले तो हमने एक जो एग्जाम्पल होमवर्क में दिया था उसको कंप्लीट किया, फिर हमने पढ़ा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। कॉस्ट शीट जनरली कौन बनाता है? जनरली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है, वो जनरली कॉस्ट शीट बनाता है। कॉस्ट शीट में सारे एक्सपेंडिचर को एक अरेंज फॉर्मेट में लिखा जाता है। शुरुआत कहाँ से होती है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिजल्ट आता है उसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, रिजल्ट आता है उसको कहते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक WIP, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक WIP, रिजल्ट आता है उसको कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ऐड करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, ऐड करते हैं उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, ऐड करते हैं प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, लेस करते हैं रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप या बाई प्रोडक्ट, उसका रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, ऐड करते हैं हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जिसमें मार्केटिंग ओवरहेड और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं, रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर उसको कह सकते हैं टोटल कॉस्ट। सेल्स लिखने से डिफरेंस आएगा, उसको कहते हैं प्रॉफिट या लॉस। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज, उसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेस करते हैं सेल ऑफ स्क्रैप को। उसके बाद में डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है रॉयल्टी या एनी स्पेशल एक्सपेंसेस फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको लिस्ट बताई। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दो तरह के होते हैं, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन और जनरल। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन को फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में ऐड करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा हुआ है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है। उसके बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट डायरेक्टली दे रखी होगी, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट भी डायरेक्टली दे रखी होगी। पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट दो तरह की होती है, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में ऐड करते हैं और सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम पैकिंग कॉस्ट को प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट एज्यूम करते हैं। उसके बाद में सेल वैल्यू ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को माइनस करते हैं। स्क्रैप दो तरह का होता है, एक होता है स्क्रैप मटेरियल का स्क्रैप, एक होता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप। अगर मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस होता है, अगर वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप है तो हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करते हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो स्क्रैप है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन का स्क्रैप है, आपको उसको फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में माइनस करना है। रिजल्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में ऐड करते हैं ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कैसे करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड करना है प्रोडक्शन की यूनिट का, मल्टीप्लाई करना है क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट का। प्रोडक्शन की यूनिट कैसे आती है? मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की यूनिट में अगर प्रोडक्शन की यूनिट ऐड की जाए और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स को लेस किया जाए तो हमें यूनिट सोल्ड पता चल जाती है। ये जो चार चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रोडक्शन की यूनिट और क्वांटिटी सोल्ड, इन चारों में से कोई भी अगर तीन आपको पता हो तो आप चौथी चीज़ को बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जनरल को ऐड करना होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को ऐड करना होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है, सेल्स लिखकर प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया फैक्ट्री, ये पूरा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। मगर अभी तक कॉस्ट शीट के बारे में बहुत सारे और पॉइंट डिस्कस करने हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कुछ और पॉइंट भी डिस्कस करने हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं और उसके कई एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।